मेरा भतीजा मेरी सफ़ेद घोड़ी पर सवारी करने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर मुझसे इसरार करता कि चची, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं इस बात को हंसी में टाल देता, लेकिन वो हर रोज़ ज़िद करने लगा। इन दिनों मेरा भतीजा पढ़ाई के सिलसिले में मेरे पास रहने आया हुआ था। मेरा शौहर इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम था। मेरा भतीजा उम्र में तो छोटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदाज में तब्दीलियाँ आने लगी। वो किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता और अपनी जिद दोहराता, चची, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं इसे बच्चा समझ कर नज़रअंदाज करती रही। एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। इसी वक्त मेरा भतीजा मेरे कमरे में आया और ज़िद करने लगा कि इसे आज ही घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने इसकी बात मान ली। पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसने जो तरीका बताया वो सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। इसने लाइट बंद करते पूरे जोर से ऐसी बात की कि गलत फहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तकरीबन तबाह कर दिया था। पूरी कहानी सुनने आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये कहानी इस वक्त है जब मेरी नई शादी हुई थी। मैं गरीब ख़ानदानी लड़की थी, इसलिए मेरे वालिदैन ने कम उम्र में मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरी भी अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब थे, लेकिन वो शायद मेरी ज़िंदगी में पूरे ना हो सके, क्योंकि मेरा शौहर शादी की पहली रात के बाद ही मुझे छोड़कर बैरून मुल्क चला गया। शादी बहुत जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर ने वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे और इसकी छोटी बहन थी जिसकी शादी वो 1 साल पहले कर चुका था। मेरे वालिदैन को ये रिश्ता इसलिए पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमा लेता था और इनकी तरफ से लड़की वालों से कोई मुतालबा भी नहीं किया गया था, इसलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा से कर दी गई थी। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरी शादी का इस्तकबाल किया गया। ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने शौहर के कमरे में दाखिल हुई तो इसने कमरे को फूलों से सजा रखा था। वो रात मेरे लिए बहुत मोहब्बत भरी थी। हर नई दुल्हन की तरह मैं भी अपने शौहर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी और आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा शौहर कमरे में आया। इसने दरवाज़ा बंद किया और मुझसे बड़े प्यार से बातें करने लगा। शुरू में तो मैं बहुत झिझक रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके साथ बेतकल्लुफ़ हो गई। अब मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और इसकी छूने से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर इसने लाइट बंद कर दी और मुझ पर अपना प्यार निछावर करने लगा। कई घंटों बाद इसने मुझे बताया कि वो कल सुबह कारोबार के सिलसिले बैरून मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। इसने बताया कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए इसका जाना बहुत ज़रूरी है। वो बोला, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द वापस आऊँगा। इसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। भला कौन सी लड़की शादी के अगले ही दिन अपने शौहर को बाहर जाने की इजाज़त देती है। मुझ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं खामोशी से उदास होकर बैठ गई। मेरे शौहर ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर भी रोने में चले जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि कुछ दिन बाद चले जाएं, लेकिन इसने कहा काम फौरी है और छुट्टी नहीं मिल सकती। वो बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। चूँकि मेरी नवेली दुल्हन थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और भारी दिल से जाने की इजाज़त दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। घर बहुत बड़ा था और इसके पिछले हिस्से में एक अस्तबल था जहाँ 2-3 घोड़े थे। मुझे जानवरों से बहुत लगाव था। मैं घर का काम ख़त्म करने के बाद घोड़ों को खाना देने जाती। इनमें से एक सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। इसे देखकर मुझसे मोहब्बत हो गई। वो भी इस घर में मेरी तरह तन्हा थी। घोड़ी को खाना देने के बाद मैं कमरे में आती और शौहर को फ़ोन करती। सुबह उठकर मैंने घर के काम शुरू कर घोड़ों को चारा। जब मैं फारिग होकर निकली तो दरवाजे की घंटी और ज़ोर से बजी। मैं भागकर खोलने लगी। सामने मेरा भतीजा अरमान खड़ा था। मैंने इसे शादी पर एक बार देखा था, इसलिए मैंने इसे फ़ौरन पहचान लिया। इसने मुझे देखते ही कहा, चाची, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्मा के रुका, अंदर आओ, बाद में मिलना। इसने अपना बड़ा सा बैग सोफे पर रखकर बताया कि वो यहाँ पढ़ाई के लिए आया है। अरमान 20 साल के खूबरू लड़का था, लेकिन इसकी उम्र एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मैंने कहा, तुम्हारे चचा ने बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कितनी जल्दी आ जाओगे। मैंने इसका कमरा दिखाया और नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं नाश्ता करके ले आई तो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था और मुझे देखते ही इसके हाथ से फ़ोन गिर गया। नाश्ता करते हुए भी तारीफ़ें करने लगा। चची, आप नाश्ता भी बहुत लजीज बनाती हैं, आपके हाथों में तो जादू है। इसकी बातों पर मैं हंस पड़ी क्योंकि बहुत मजाकिया था, तबीयत का लड़का था। हमने इसकी पढ़ाई के मुतालिक कुछ बातें की। फिर मैंने अपने कमरे में आई तो शौहर को फ़ोन आ गया। इसे
عرفان کے آنے کا معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا اب تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہہ دی کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، بھتیجے کی نہیں، لیکن نئی نویلی دلہن ہونے کی وجہ سے میں زیادہ ضد نہ کر سکی۔ میں اپنے کمرے آرام کرنے کے بعد استقبل میں گھوڑوں کو چارہ ڈالنے لگی اور سفید گھوڑی بہت اچھل کود کر رہی تھی، شاید وہ آزاد ہونا چاہتی تھی۔ جب میں اسے چارہ ڈال رہی تھی تو عرفان بھی وہاں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چچی یہ سفید گھوڑی مجھے بہت پسند ہے، بالکل آپ کی طرح خوبصورت، اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر تو کوئی بھی اس پر فدا ہو جائے۔ پھر اس نے کہا چچی مجھے اس کی سواری کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ ہم نے تھوڑا دور جا کے پھر گھر واپس آ گئے۔ عرفان نے بتایا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسپٹل جا رہا ہے اور دیر سے لوٹے گا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران اس نے پھر وہی بات دہرائی، چچی مجھے آپ کی گھوڑی کی سواری کب کروائیں گی؟ میں نے اس کی بات ہنس کے ٹال دی کیونکہ میں اسے بچہ سمجھتی تھی۔ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے میں جلد سو گئی۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔